माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 12वीं जीव विज्ञान का सिलेबस लेकर के। इसमें अभी तक आप लोगों ने जन्म चैप्टर से अलैंगिक जन्म की विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें अभी तक आप लोगों ने पढ़ा अलैंगिक जन्म की विखंडन विधि के बारे में। इसके अलावा खंडन विधि, पुनरुद्भवन विधि। अब हम पढ़ते हैं बीजाणु जनन विधि। बीजाणु जनन विधि है क्या? इसमें देखिए, इसमें एक स्पोर बनता है, यानी यह अलैंगिक जनन स्पोर द्वारा होता है, बीजाणु द्वारा होता है। इसमें एक स्पोर बनता है यानी बीजाणु बनता है, और वही बीजाणु नए संतति को जन्म देता है। अर्थात वही बीजाणु नए जीव का निर्माण करता है। अब आप देखेंगे बीजाणु जनन किन किन जीवों में पाया जाता है। मैंने यहां लिखा है बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन जीवाणुओं में, प्रोटोजोआ में सभी आएंगे, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब प्रोटोजोआ में आएंगे। इसके अलावा शैवालों में बीजाणुओं द्वारा जन्म होता है। जितने एल्गी हैं वो बहुत सारे ऐसे शैवाल हैं जिनमें बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और इसके अलावा कवकों में यानी फंगाई में जो बहुत सारे ऐसे कवक हैं जिनमें बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स आप जानते हो, व्हाट इज ए ब्रायोफाइट्स? ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स में विभिन्न पौधों को रखा गया है जिनमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है। इसके अलावा उनमें मूल यानी जड़ों के स्थान पर राइजोइड्स यानी मूलाभास पाए जाते हैं। जैसे मांस है, ब्रायोफाइट्स के पौधों को क्या बोलते हैं? मांस। तो ब्रायोफाइट्स में पाए जाने वाले पौधों जितने भी हैं उनमें बीजाणु जनन पाया जाता है। बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा टेरिडोफाइट्स जो हैं, टेरिडोफाइट्स में वे पौधे रखे गए हैं जिनका शरीर जड़, तना, पत्ते में विभेदित होता है पूरी तरीके से, और इसमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं जिसे फर्न है। टेरिडोफाइट्स के पौधों को ऐसे भी फर्न ही कहा जाता है। तो फर्न है टेरिडोफाइट्स, यानी मांस और फर्न में भी बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अब हमने उदाहरण याद लिख दिया है कि बीजाणु जनन द्वारा किन किन जीवों में अलैंगिक जनन होता है, यानी अलैंगिक जनन की विधि बीजाणु जनन किन किन जीवों में, किन किन प्राणियों में जन्म के लिए उत्तरदायी होती है। उसमें जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। अब देखिए हम संरचना देखेंगे बीजाणु होते क्या। हमने बताया कि बीजाणु जनन में स्पोर द्वारा जन्म होता है। स्पोर मतलब बीजाणु। अब इसमें देखिए बीजाणु कैसे होते हैं। बीजाणु सूक्ष्म एक कोशिकीय संरचना है। इन सभी के जो स्पोर हैं वह एक कोशिकीय है यानी यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर जब होंगे तो जाहिर सी बात है वो सूक्ष्म होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे यानी सूक्ष्मदर्शी। अब देखिए बीजाणु का प्रकीर्णन जल व वायु द्वारा होता है। ध्यान से देखिए, हम ऐसा अगर सोचें जैसे शैवाल में बीजाणु बना, स्पोर बना। अब शैवाल में बना हुआ स्पोर यानी बीजाणु का प्रकीर्णन होगा। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव। अब उस प्रकीर्णन के लिए कोई ना कोई माध्यम होना उससे चाहिए, क्योंकि बीजाणु स्वयं अपने आप नहीं चला जाएगा दूसरे स्थान पर, और स्वयं किसी जीव का निर्माण नहीं कर लेगा जाकर के। तो बीजाणु को एक स्थान से दूसरे
स्पोर बनेंगे यानी बीजाणु वो जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे, यानी जलीय जंतुओं और जलीय पौधों के बीजाणुओं का प्रकीर्णन जल के द्वारा ही होगा, यानी जल द्वारा उन्हें प्रकीर्णन क्रिया। और अगर हम बात करें जो स्थलीय है, स्थलीय में कौन आएंगे, ध्यान से देखिएगा, ब्रायोफाइट्स आएंगे स्थलीय में, टेरिडोफाइट्स आएंगे स्थलीय में, कवक भी स्थलीय में आएंगे। तो इनमें बनने वाले जो स्पोर होंगे यानी जीव जो बीजाणु होंगे कवक के, ब्रायोफाइट्स के, टेरिडोफाइट्स के, मूलतः स्थलीय होते हैं। तो इनमें बनने वाले जो बीजाणु होंगे उनका प्रकीर्णन वायु द्वारा होगा, जबकि शैवाल, प्रोटोजोआ, जीवाणु ये जलीय होते हैं। तो इनमें बनने वाला जो बीजाणु होगा उसका प्रकीर्णन जल के द्वारा होगा, और कवक, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स स्थलीय होने के कारण इनके बीजाणुओं का प्रकीर्णन वायु द्वारा होगा। अब देखिए और किस प्रकार से जन्म क्रिया करें। अब देखिए ध्यान से, जैसे एक स्पोर बन गया, एक बीजाणु बन गया, ये स्पोर कैसा है, ये स्पोर सूक्ष्म है क्योंकि यह यूनिसेलुलर है, यानी कि एक कोशिकीय है। अब यह स्पोर प्रकीर्णन क्रिया द्वारा चाहे जल अथवा वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, और उस स्थान पर जाने के बाद विकसित होकर के वृद्धियों विकास करके नए जीव का निर्माण करेगा। लेकिन ध्यान रहे बीजाणुओं की कई अवस्थाएं होती हैं, यानी बीजाणु संरचना के आधार पर अनेक प्रकार के होते हैं, सभी बीजाणु एक जैसे नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटोजोआ, शैवाल या कवक के बीजाणु एक जैसे नहीं होंगे, वो होंगे जरूर की सूक्ष्मदर्शी होंगे, एक कोशिकीय होंगे, परंतु उनकी अवस्था, उनकी दशा और उनमें जीव उत्पन्न करने की क्षमता एक समान नहीं होगी। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के भी जीवाणु एक जैसे नहीं होंगे, इसीलिए संरचना के आधार पर इन जीवाणुओं को कुल 4 भागों में बांट देते हैं। जीवाणु की पहली कैटेगरी है चल बीजाणु, नाम से ही स्पष्ट है कि यह गतिशील होता है यानी चलनशील होता है, और यह मूलतः जल में चलनशील होता है, अर्थात इसे हम दूसरे शब्दों में जलीय चलनशील बीजाणु कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पे जल में चलनशील होते हैं चल बीजाणु, मोटाइल होते हैं यानी गति करने वाले होते हैं, और इस प्रकार के इस प्रकार के बीजाणु मूलतः शैवालों में पाए जाते हैं। उन शैवालों में यूरोथ्रिक्स है, क्लैमाइडोमोनास है, इन सब शैवालों में चल बीजाणु पाए जाते हैं, यानी इनके बीजाणु चलनशील अर्थात गतिशील होते हैं। और क्या कारण है, आपसे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि क्या कारण है चल बीजाणु किसके कारण गतिशील होते हैं, आखिर वह क्या, जैसे आपके पास पैर है तो पैर से चलते हैं, आपके चलने का मुख्य कारक कौन है, पैर है, परंतु बीजाणुओं के चलने के एक मुख्य कारक क्या है, उसके लिए बीजाणुओं में कसाव पाए जाते हैं, यानी ये बीजाणु कसाव युक्त होते हैं, जिसे अंग्रेजी में फ्लैगेला अथवा सीलिया कहते हैं। अब देखिए आगे बीजाणुओं की अगली कैटेगरी है अचल बीजाणु। अचल का अर्थ हुआ जिसमें गति ना हो, नॉन मोटाइल, और हमने बताया अभी ऊपर कि चल बीजाणु इसलिए गतिशील होते हैं क्योंकि वो कसाव युक्त होते हैं, फ्लैगेलेट्स होते हैं, परंतु अचल बीजाणु है, यहाँ पे शब्द देखिए अर्थात गतिशील नहीं होगा, एक ही स्थान पे जहां बनेगा वहीं रहेगा और वहीं नए जीव की उत्पत्ति करेगा, जबकि चल बीजाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएंगे जल के द्वारा, और जहां पर जाएंगे वहां पर नए जीव की उत्पत्ति करेंगे। अब यहाँ देखिए चल बीजाणु गतिशील इसलिए क्योंकि कसाव युक्त है, लेकिन अचल बीजाणु अगतिशील है, चलने योग्य नहीं है क्योंकि उनमें कसाव नहीं है, नॉन फ्लैगेलेट्स है। और इस प्रकार के बीजाणु स्पाइरोगैरा, राइजोपस आदि में पाए
बीजाणुओं के प्रकार में एक बीजाणु कोनिडिया भी है। कोनिडिया में क्या होता है, कोनिडिया भी मूलतः अचल होते हैं क्योंकि इनमें भी फ्लैगेलेट्स नहीं होंगे। देखिए गतिशील वही होंगे जिनमें फ्लैगेला होगा, वे गतिशील नहीं होंगे जिनमें फ्लैगेला नहीं होगा। तो कोनिडिया देखिए, कोनिडिया में भी गति नहीं पाई जाती, अर्थात ये भी नॉन फ्लैगेलेट्स होते हैं और यह एक ही स्थान पर रहते हैं और एक ही स्थान पर ही नई संतति को जन्म देते हैं। इनमें पेनिसिलियम, पाइथियम, पेनिसिलियम क्या है आपको पता है, एक शैवाल है, कवक है। पेनिसिलियम एक कवक है जिससे पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनाई गई थी। सबसे प्रथम बनने वाली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन है जो पेनिसिलियम नामक कवक से बनाई गई और इसमें कोनिडिया नामक बीजाणु पाया जाता है जो इसमें बीजाणु क्रिया द्वारा अलैंगिक जन्म कराता है। पाइथियम भी आप जानते हैं, पाइथियम में भी कोनिडिया द्वारा जन्म होता है। अब देखिए अगला है चौथा क्लैमाइडो बीजाणु, इसे बोलते हैं क्लैमाइडोमोनास, जो क्लैमाइडोमोनास आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें भी ये पाया जाता है। इसके अलावा राइजोपस और म्यूकर में भी पाया जाता है। क्लैमाइडो बीजाणु एक प्रकार का ऐसा बीजाणु होता है जो मोटी भित्ति वाला होता है और ये हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान बनता है और अनुकूल वातावरण के मिलने पर ये नए पादप का निर्माण करता है। इसकी प्रोसेस ऐसे होती है, आप देखिएगा। देखिए क्लैमाइडो बीजाणु किनमें बनते हैं, क्लैमाइडो बीजाणु राइजोपस है, म्यूकर है, ये सब फंगाई है। फंगाई का मतलब कवक। कवकों में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती है। कवकों में अनुकूल परिस्थिति कब होती है आप जानते हैं, वर्षा ऋतु, जब नमी अधिक हो, वेट ज्यादा हो, तब कवक अनुकूल परिस्थिति में होते हैं। लेकिन जब मौसम शुष्क हो, ड्राई हो, तब कवकों के लिए प्रतिकूल परिस्थिति होती है। और राइजोपस और म्यूकर ये दोनों क्लैमाइडो बीजाणु बनाते हैं और कब बनाते हैं, अपने प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान। ऐसा आप समझिए कि राइजोपस म्यूकर जो डबल रोटी पे लग जाता है, रोटी अचार पे लग जाता है, जो खराब कर देता है, ऐसा कवक है। ऐसा आप देखिए कि जैसे राइजोपस के पास प्रतिकूल परिस्थिति आ गई है और वो जन्म करना चाहता है तो क्या करेगा। अब राइजोपस क्या करेगा, क्लैमाइडो बीजाणु बनाएगा। क्लैमाइडो बीजाणु मोटी भित्ति वाला बीजाणु होता है। इसकी जो भित्ति होती है दीवार ये मोटी होती है और इसलिए मोटी होती है ताकि वह प्रतिकूल परिस्थिति से अपने आप को बचा सके, प्रतिकूल परिस्थिति से वो सामना कर सके और अनुकूल परिस्थिति के आने पर यह इस भित्ति को त्याग देता है और त्यागने के बाद फिर से बीजाणु नए संतति का निर्माण करता है। इस प्रकार की प्रोसेस इसमें होती है। यानी राइजोपस और म्यूकर जैसे कवक प्रतिकूल परिस्थिति के दौरान अपने बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति बना लेते हैं, आवरण बना लेते हैं, जिसे हम क्लैमाइडो बीजाणु कहते हैं। और अनुकूल परिस्थिति के आने पर ये अपनी भित्ति को हटा देते हैं और फिर से अंकुरित होकर के नए जीव का निर्माण करते हैं, नए शैवाल का निर्माण करते हैं। देखिए ये जितने भी बीजाणु हैं ये सब अंकुरण क्रिया के द्वारा ही नए संतति का निर्माण करते हैं, चाहे वह जीवाणु का हो, चाहे वह प्रोटोजोआ का हो, चाहे वह शैवाल का हो, चाहे वह कवक का हो, चाहे वह ब्रायोफाइट्स का हो, चाहे वह टेरिडोफाइट्स का हो। इनमें से कोई भी बीजाणु होगा तो वह अंकुरण क्रिया के द्वारा ही जन्म करेगा। देखिए ये बीजाणु जनन द्वारा
जो विधियां थी आपको बता दी गई। अब इसके बाद हम मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन के बारे में अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। थैंक यू।